नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंश्योरेंस कस्टमर केयर में। इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी तरह की वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन हम बात करने वाले हैं यदि आप LIC एजेंट बनना चाहते हो या किसी भी कंपनी का एजेंट बनना चाहते हो तो IC38 और IC34 की एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये सिलेबस आपके काम आने वाला है। तो इस सिलेबस को मैं अलग से पहले चैप्टर वाइज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड आंसर, जिनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ यदि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो और इन चैप्टरों को, इन क्वेश्चनों को यदि ध्यान से सुनोगे तो आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि टोटल 21 चैप्टर है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ वाला पार्ट है, कुछ और टॉपिक है जिनके बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगा तो उसमें बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है या आने की संभावना ज़्यादा रखता है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन आंसर को समझिए, साथ में मैं उस क्वेश्चन के रिलेटेड और बातें बताऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा के आया तो आप क्वेश्चन क्लियर कर पाए। तो उसके लिए आपको चैप्टर वाइज लगातार देखना है और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। चलो, ये आपका पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको बताता हूँ इंश्योरेंस क्या है, इसको समझ लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ी सी आसानी होगी। इंश्योरेंस क्या है? एक रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं हम। रिस्क ट्रांसफ़र से मतलब आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि एक गांव में 100 परिवार है। अब 100 परिवार में से यदि एक परिवार का मुखिया चला जाता है तो उस परिवार की देखभाल कौन करेगा? उनको अपने जीवन यापन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा पैसे इकट्ठे करना, क्योंकि उनको काफ़ी पैसा चाहिए। लेकिन यदि पूरा गांव ये सोच ले कि सभी लोग हर महीने 100-100 रुपये इकट्ठे करेंगे और जिस परिवार के साथ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए उस परिवार को हम इकट्ठा पैसा दे देंगे, तो उस परिवार की हेल्प भी हो गई जिसके साथ मिसहैपनिंग हुई है, और सभी परिवारों के सिर्फ 100-100 रुपये गए तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ या बहुत ज़्यादा उनको प्रीमियम नहीं देना पड़ा। यही एक इंश्योरेंस है। क्लियर? अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को समझाता है? अब यही क्वेश्चन है कि बीमा प्रक्रिया मतलब इंश्योरेंस क्या है। देखो, पहला ऑप्शन आता है कई लोगों की हानि को कुछ के द्वारा आपस में बांट लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। कई लोगों की हानि को कुछ लोग नहीं बांट सकते, जस्ट उल्टा होगा। कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना। जैसे मैंने अभी आपको गांव का एग्जांपल देके बताया कि कुछ लोगों के साथ मिसहैपनिंग हुई, 1-2 लोगों के साथ, और पूरे गांव ने मिलकर उस हानि को बांट लिया, ये इंश्योरेंस है। अब देखो, अगले ऑप्शन वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों की हानि को बांट लेना, बिल्कुल नहीं, कोई एक व्यक्ति उसको नहीं बांटेगा। अनुदान के जरिए, कोई अनुदान या कोई इस तरह का दान के द्वारा हानि को नहीं बांटना है। सब ने सहयोग किया और जिसके साथ मिसहैपनिंग हुई उसको हेल्प हमने दे दी। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? सेकंड। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपको पता रहना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ में आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस क्या है। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। बीमाकर्ता जोखिम स्वीकार करने से पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं? बीमाकर्ता क्या है? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, जब इंश्योरेंस देती है तो उससे पहले कुछ निरीक्षण करते। क्यों करते? मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु जोखिम का आकलन करना। ये जोखिम का आकलन, उसका मूल्यांकन, वैल्यू देखते कितना इसके ऊपर रिस्क है। तो इसमें फर्स्ट विकल्प है। इनके द्वारा इनमें और ज़्यादा डिटेल में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीमाकर्ता कंपनी पहले ये देखती है कि इसके ऊपर कितना रिस्क है। दूसरे ऑप्शन देखें, यह जानने के लिए कि बीमे ने संपत्ति की खरीद कैसे की। नहीं, बिल्कुल नहीं। खरीद, उसने संपत्ति कैसे ली उससे कोई भी मतलब नहीं है। यह जानने के लिए कि क्या अन्य बीमाकर्ताओं ने भी संपत्ति का निरीक्षण किया है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरी कंपनियों ने इंश्योरेंस दिया या नहीं दिया या उन्होंने जांच की है नहीं। यह जानने के लिए कि क्या पड़ोस की संपत्ति को भी बीमित किया है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी संपत्ति या दूसरी बिल्डिंग इंश्योर्ड है या नहीं। सिर्फ ये कंपनी ये देखेगी कि उसका मूल्यांकन, जितने का वो इंश्योरेंस मांग रहा है, जितना उसकी वैल्यू बता रहा है, वो उतने की है या नहीं।
देखो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये बोल रहा है कौन सा कथन सही है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। देखो मैंने पहला क्वेश्चन बताया, सेम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा बांटने, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये कथन सही है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन जो कथन है उनके ऊपर भी विचार कर लेते हैं। बीमा एक व्यक्ति के जोखिम को किसी अन्य व्यक्ति के पास हस्तांतर करने की विधि नहीं, बिल्कुल नहीं। बीमा बहुत लोगों की हानि को कुछ लोगों द्वारा बांटने पर नहीं, बहुत लोगों की हानि को नहीं, कुछ लोगों की हानि को, जस्ट उल्टा। बीमा कुछ व्यक्ति के लाभ को कई व्यक्तियों में अंतरित करने की विधि नहीं, कुछ व्यक्तियों के लाभ से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो पहला विकल्प एकदम क्लियर है आपका, जो मैंने एग्जाम्पल दे के समझाया गाँव से, उससे आपका मेल खाता है। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर है। यदि आप इंश्योरेंस कस्टमर केयर में पहली बार आए हो तो देखिए आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ प्ले लिस्ट बनाई गई है। यदि आप नए एजेंट हो तो आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे, उसके बाद में आपको ज़रूरत है कि नए एजेंट को कौन कौन सी पॉलिसियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर न्यू एजेंट, तो उसके लिए जो मेन पॉलिसी है उनके बारे में अलग से प्ले लिस्ट दी गई है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए इंश्योरेंस कस्टमर केयर की में, और अपनी वीडियो यहाँ पर देख सकते हो, जिससे आप सक्सेसफुल एजेंट बन सके। और जितनी भी पॉलिसी है उनकी जानकारी लेनी हो तो इंश्योरेंस कस्टमर केयर ऑब्लिक उस टॉपिक का नाम लिखिए, जैसे इंश्योरेंस कस्टमर केयर ऑब्लिक जीवन आनंद, तो आपको जीवन आनंद से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। तो क्लियर है, आप एग्ज़ाम पास करके यहाँ पर देख सकते हो। और मैंने सभी पॉलिसियों का लिंक और दूसरे चैप्टरों का लिंक भी नीचे मैंने दे रखा है, तो आप सभी चैप्टरों को देख सकते हो। ये पहला चैप्टर है, लेकिन और जितने भी चैप्टर हैं उनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखो मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में बताता जाऊंगा। ये भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, आजकल इसको IRDA भी बोलते हैं। क्लियर। सेकंड ऑप्शन, ये इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको आना चाहिए। दूसरा, कई बार पूछ लेते इसकी स्थापना कब हुई, 2000 में। क्लियर, 2000 में इसकी स्थापना हुई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जानने के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। IRDA की फुल फॉर्म, IRDA क्या है इसके बारे में, जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उन सब के ऊपर रेगुलेट करता है, सबको रेगुलेट करता है IRDA। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफ़र से संबंधित है। इंश्योरेंस ही जोखिम ट्रांसफ़र को बोलते हैं, सीधा सा। बीमा, जोखिम ट्रांसफ़र को ही बीमा बोलते हैं। जैसे कई लोग, किसी ने बीमा लिया, उसका मतलब ये कि उसने अपना जोखिम उस इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ प्रीमियम दे के, कि इनके सब कुछ मिसहैपनिंग हुई तो मैं इंश्योर्ड हूँ, कंपनी उसको आपको भुगतान करेगी। तो इसको बोलते हैं जोखिम ट्रांसफ़र, तो बीमा। क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से जोखिम का कम महत्वपूर्ण सेकेंडरी बोझ कौन सा है। मतलब जितने भी जोखिम है इनमें से सेकेंडरी कौन सा है, कम जोखिम कौन सा है। देखो, कारोबार व्यवधान लागत काफ़ी होती है, माल नष्ट होने की लागत भी बहुत ज़्यादा होती है, भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु रिजर्व को अलग से बचा कर रखना। ये एक पैसा आपके पास ही, बस उसको बचा कर रखना एक तरह से इंश्योर्ड है कि इनकेस ऑफ कुछ मिसहैपनिंग हो तो थोड़ा थोड़ा पैसा आपने बचाया या किसी इंश्योरेंस कंपनी को दिया, इसमें जब हानि हो तो उसकी भरापूर्ति कंपनी के द्वारा की जा सके। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इसमें आंसर है। देखो फोर्थ को हम देख लें, हृदयघात के कारण अस्पताल में भर्ती होने के परिणामस्वरूप आने वाली चिकित्सीय लागत काफ़ी हो सकती है। तो यहाँ पर ये है थर्ड आंसर कि इन केस ऑफ ऐसी कोई मुसीबत आए तो आपने जो इंश्योरेंस के लिए पैसा बचा के रख रखा है तो उसके द्वारा आपको एक भरापूर्ति अच्छी खासी मिल जाएगी। बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहां हानि या नुकसान की संभावना नहीं, ये तो होना ही है। देखो, किसी के पास में यदि रिस्क है तो वो रहेगा ही। हानि उत्पन्न करने वाली घटना का कोई मूल्य नहीं, संपत्ति को बीमा की सुरक्षा प्राप्त नहीं, व्यक्ति स्वयं ही जोखिम और उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। यदि कोई, इसको समझ लो इस तरह से, कोई व्यक्ति इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता तो इस परिस्थिति में इसको क्या कहेंगे, ये संकेत है कि वो व्यक्ति इन केस ऑफ ऐसी मिस हैपनिंग होती है
तो उसके प्रभाव को, जोखिम को खुद ही झेलना चाहता है। अगला, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत कहाँ से हुई? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। लॉयड हाउस, लॉयड तो यहाँ पे लॉयड ही आएगा, लेकिन पूरा है लॉयड हाउस से आपकी आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। बीमा करता, इंश्योरर, कंपनी, मतलब मान लो बीमा करता मतलब मान लो LIC हुई, HDFC हुई, कोई भी कंपनी है, को जोखिम ट्रांसफ़र करने पर यह संभव हो जाता है। यहाँ रिक्त स्थान में क्या आता है? हमारा अपनी संपत्तियों के प्रति लापरवाह होना नहीं, बिल्कुल भी लापरवाह नहीं। आपने इंश्योरेंस लिया, इसका मतलब ये नहीं लापरवाह हो जाए। हानि की स्थिति में बीमा से धन प्राप्त करना एक उद्देश्य नहीं। हमारी संपत्तियों में से निहित संभावित जोखिम को अनदेखा करना नहीं। शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना बनाना। देखो, यदि आप इंश्योरेंस हैं, आपने इंश्योरेंस ले लिया और जोखिम अपना कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप इन चीज़ों की टेंशन नहीं करोगे। आप सिर्फ अपना काम शांतिपूर्वक करते रहोगे, क्योंकि आपको पता है इन केस ऑफ ऐसी मुसीबत आई तो आपका जो जोखिम है वो कंपनी, बीमा करता कंपनी वहन करेगी। क्लियर है? इंश्योरेंस का मतलब आपको समझ आओ। देखो, मैंने एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बताए, तो आपको इंश्योरेंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गए होंगे। तो बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ आप फेल नहीं होंगे। और उसके बाद यदि आप इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो भी यहाँ देखोगे तो आप सक्सेस भी होने की गारंटी यहाँ से ले सकते हो। जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को क्या कहते हैं? देखो, जोखिम अपने पास रखना, हानि की रोकथाम करना, जोखिम ट्रांसफ़र करना। जोखिम घटने के अवसरों को, जोखिम को ट्रांसफ़र करना, जबकि यहाँ पर जोखिम ट्रांसफ़र नहीं, ये कह रहा है जोखिम घटने के अवसरों को कम करना। ये कहते हैं रिस्क के अवसरों को कम करना। इसको क्या कहते हैं? इसको उपाय को कहते हैं हानि रोकथाम की प्रिवेंशन करना। इन केस ऑफ ऐसा लगता है कि जहाँ पर जोखिम है, ये मकान टूटने वाला है, तो उसके हमें पता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है, उसकी मरम्मत की जा सकती है, उसकी देखभाल की जा सकती है। तो यहाँ पर ये जोखिम घटने के अवसरों को, कि जोखिम कम से कम कैसे आए, तो उसकी जो रोकथाम कर सकते हो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका आंसर है सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित है? बीमाकर्ता कंपनी के द्वारा कौन सी है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम सरकार की योजना है, फसल बीमा योजना सरकार की योजना है, लेकिन जन आरोग्य योजना सरकार की नहीं है। फैक्चुअल आंसर है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर बताऊंगा, लेकिन जहाँ आपको समझाना है कॉन्सेप्ट है उस पर मैं आपको टाइम दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीमा आस्ति की सुरक्षा करता है, बीमा हानि की रोकथाम करता है, बीमा हानि की संभावना को कम करता है, संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। देखो, बीमा हानि की रोकथाम बिल्कुल नहीं करता। आप इस तरह से देख सकते, बीमा हानि की संभावना को कम करता है, बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो, बीमा आस्ति की सुरक्षा करता है, सुरक्षा नहीं। संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है, जो भी हानि हुई है उसका भुगतान कौन करेगा? कंपनी। क्यों? जितने का इंश्योरेंस है, मान लो इन केस ऑफ 10 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन आपको नुकसान हुआ 20 लाख का, तो कंपनी जितने का इंश्योरेंस है उतने का भुगतान करने की आपको गारंटी देता है, पूरी सुरक्षा नहीं करता। जितने का इंश्योरेंस है उतने की आपको सुरक्षा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आने की संभावना रहती है। इसको समझिए, 40 घरों में से प्रत्येक का मूल्य 20,000 रुपये, 400 घर है, उनमें से प्रत्येक का 20,000 है। औसतन 4 घरों में प्रतिवर्ष आग लग जाती है, 4 घर आग लग जाती है, जिससे कुल 80,000 की हानि होती है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से कितना अंशदान करना है? देखो समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक गांव में 400 घर है, 400 घर में से हर एक की जो वैल्यू है वो है आपकी 20,000 रुपया। ठीक है, अब 4 घर हर साल जल जाते हैं, लेकिन बेचारा जिसका एक घर जला उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया 20,000 रुपया इकट्ठे करना एक ही साल में। लेकिन ये कह रहा है कि यदि सभी परिवार थोड़ा थोड़ा पैसा बचाए तो कितना हिस्सा आएगा, और जिस परिवार के साथ में मिस हैपनिंग हुई, 4 परिवारों को, उसको पूरा पैसा मिल जाएगा उसके घर के बराबर। तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे 400 घर है,
और 80,000 की लागत आती है 4 परिवारों में, क्योंकि 20,000 का एक घर है। तो 480,000 डिवाइडेड बाई 400, तो 200 रुपये प्रति परिवार भुगतान करेगा। तो उन परिवारों को ये पैसा भी मिल जाएगा और प्रत्येक परिवार को कोई ज़्यादा भुगतान भी नहीं करना पड़ा। यही इंश्योरेंस है, यही आपको समझना है। इंश्योरेंस का मतलब यही, इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स करें। दूसरा, अगला चैप्टर इसके बाद देख सकते हो और इनके लिंक मैंने नीचे दे रखे हैं। जितने भी चैप्टर हैं सब चैप्टरों की प्रैक्टिस करें, उसके बाद में अपनी नॉलेज भी बढ़ाए और आगे बने रहे।